अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हसन जोइया हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि हम ये जो लद्दाख की सूरत हाल है इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, इसके इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट हैं वो भी देखेंगे। अमेरिका, चीन, रूस और बाकी बरतानिया और सारी दुनिया क्या सोच रही है, किस तरह से आगे एक इंटरनेशनल मंजर तरतीब पाने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। तो बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब से। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अभी सूरत हाल है इसमें देखने में ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो खामोश है और बाकी इंटरनेशनल मीडिया तो उसको कवर कर रहा है, चाइना भी अपना मौक़िफ़ दे रहा है, लेकिन वो जो फिल्मों में वो दिखाते थे ना, मेजर अजय ने वो कर दिया और उनका जो बख्शी था वो उसने तो अब मूछ मुड़वा दी, जो एक्चुअल बख्शी है उसने आधी मूछ मुड़वा दी। तो इंडियन क्यों नहीं बोल रहे इस पर? देखिए, इंडियंस वर टेकन बाय सरप्राइज। वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस दफ़ा चाइना जो है इस तरह स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा इनके हेजमोनिक डिज़ाइंस के ख़िलाफ़। आप इंडियन प्रेस उठा कर देख लें, उसमें ढके छुपे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जी मोदी सरकार जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक्सप्लेन करे। राहुल गांधी ने भी जो है वो स्टेटमेंट ट्वीट अपने के ज़रिए जो है वो दी कि गवर्नमेंट शुड कम अप एंड एक्सप्लेन दिस। अपनी पोजीशन तो बताए ना कि क्या है। इंडियन प्रेस जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ यही बातें कर रहा है कि जी ये हो गया, 5000 फौजी आ गए, जबकि अगर देखा जाए तो एक्चुअली अभी मोदी सरकार जो है उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो इनकी माजी की गलतियां थी उसको वो अब कैसे कवर करें। ठीक, 2017 में भी एक इशू रेज हुआ था दोकलान के एरिया में, जो कि सिक्किम के पास है। भूटान और चाइना के दरमियान में एक्चुअली ये इशू हुआ था। वो पूरा प्लेटो जो है वो चाइना ने जो है वो गेन किया, उसके ऊपर अपनी फोर्सेस जो है वो लेके आए, अपने उन्होंने पूरा कैंप इस्टेब्लिश किया। इनका एक फ्रिंज जो है वो भूटान और चाइना के बॉर्डर के साथ जाके मिलता है, लेकिन उस वक्त 2017 में इंडिया ने इसको अपनी विक्ट्री के तौर पे प्रेजेंट किया, जबकि ये एक टोटल स्टैंड ऑफ का एग्रीमेंट था। अब चूंकि ये स्टैंड ऑफ का एग्रीमेंट था कि दोनों फोर्सेस जो हैं या दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में नहीं लड़ेंगी, चाइना और भूटान, तो वहाँ पे चाइना ने अपनी सारी कंस्ट्रक्शन की, वो पूरा प्लेटो जो है वो उनके पास है। अब चूंकि इस मीडिया के दौर में सारी रियलिटीज़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई, जो कहीं नहीं आती वो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, और अब आके मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि हम कैसे रिएक्ट करें कि जो हम उस वक्त 2017 में अपनी विक्ट्री शो करते रहे, जबकि ऑन ग्राउंड वो पूरे का पूरा प्लेटो चाइना के पास है और तो लूज़ किया था। अब यहाँ पे जो इन्होंने अपने रोड जो मैंने आपको स्केच के ऊपर जो है वो दिखाई थी, इस रोड को जो उन्होंने बनाया था, अब इस रोड को पूरी की पूरी चाइनीज़ आइज़ जो हैं वो दे आर लुकिंग एट इट। तो ये तो है इस वक्त उनको सांप सूंघा हुआ है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू ओवरकम और कॉम्प्रिहेंड दिस। वो अभी तक कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए। इसके ऊपर इंटरनेशनली अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेंसडे को ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो आर्बिट्रेट जो है सालिसी का किरदार हमारे साथ भी बात की थी। तो अब इंडिया एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है कि जब वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर बात होती है तो वो कहते हैं कि जी दिस इज़ अ म्यूचुअल इशू, हम आपस में इसको सेटल करेंगे। वो इसको इंटरनेशनल इशू मानने को तैयार नहीं है, जो कि हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसको चाइना के साथ जो उनके मामलात हो गए हैं इसको हम इंटरनेशनल, क्योंकि टेरिटरी तो वही है, टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूटेड है, चाइना के साथ भी डिस्प्यूटेड है। इधर हम एक दफ़ा अगर वो इसको इंटरनेशनल इशू मान लेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ कैसे डिनाई करेंगे? यही तो एक उनके साथ एक डायलेमा जो है वो क्रिएट हो गया है, जो उनको समझ नहीं आ रही कि अभी हम इसको कैसे जो है वो करें। उसके ऊपर उन्होंने इंडियन फॉरेन ऑफिस ने जो है वो कहा कि हम इसको म्यूचुअली सेटल कर लेंगे, जबकि चाइना के जो स्टेट मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसमें उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ अ इशू बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वी विल रिजॉल्व इट। हाउएवर
वी मस्ट कीप अ वॉच ऑन यूएस, ठीक, क्योंकि वो रीजन के अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो भड़काता है। वो बेसिकली तो इंडिया को अपना थानेदार बना के यहाँ बिठाना चाहता है, जिसके जरिए अपनी प्रॉक्सी बना के, ताकि अपने मामलात को यहाँ अपने मुफादात या अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आपने अमेरिका की बात की तो उसी हवाले से एक सवाल कि अभी वहाँ पे एक बिल जमा हुआ है अमेरिकन कांग्रेस में या सेनेट में, बहरहाल उसकी डिटेल अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें ये कहा गया कि तिब्बत जो है उसको खुद मुख्तार वो इलाका मानने को तैयार हो रहे हैं। इस हवाले से कोई एक बिल जो है वो जमा कराया गया, वो बेसिकली चाइना पर प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाए कि तिब्बत को वो खुद मुख्तार इलाका तस्लीम कर ले, ताकि जो मामलात इंडिया और चाइना के हैं, चूँकि जो चाइना की लद्दाख और बाकी सारे एरिया में, इस सारे एरिया में जो अप्रोच बनती है वो तो तिब्बत के थ्रू बनती है, अगर तिब्बत को उसमें से निकाल देंगे तो फिर तो सिचुएशन बिल्कुल कुछ और हो जाएगी। देखें, चाइना इज़ नॉट लाइक एनी अदर वीकर कंट्रीज और एनी कॉमन कंट्री। अच्छा, उधर उनके जो मर्जी कर लें, बिल पास हुआ है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपने तौर पे डेफिनेटली कोशिश करेंगे, लेकिन चाइना ने जिस तरह पहले भी जब तिब्बत का मामला एक दफ़ा राइज हुआ तो उस वक्त भी चाइना ने अपना स्टैंड लिया, उन्होंने कहा यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, ये हमारा अपना मामला है एंड वी विल रिजॉल्व इट आवरसेल्व्स एंड ऑन आवर ओन टर्म्स। तो इस बिल का कोई इफेक्ट होने नहीं जा रहा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए या इंडिया को सेटिस्फाई करने के लिए होने। जी बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो सिचुएशन अब एक अराइज हो गई है कि दो एटॉमिक जो पावर्स हैं वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस वक्त देख रहे हैं, स्टैंड ऑफ की पोजीशन है, आई बॉल टू आई बॉल। ये फरमाइए कि इसको दुनिया कैसे देख रही है? मतलब अगर हम अपने नज़दीकी एक और ताकतवर हमसाये की बात करें, रशिया की, तो रशिया भी इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा, फिर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, बरतानिया किस तरह से बिहेव करता है, इसराइल की हम बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, तो ये सारे क्या सोच रहे हैं और ये इनका स्टांस क्या होगा इस पे प्रिंसिपली, ये कहाँ खड़े हैं स्ट्रेटजिकली, इनको क्या सूट करता है? देखें, स्ट्रेटजिकली तो रशिया वुड लाइक टू टेक साइड्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, मतलब अमेरिका से मुखालिफ स्टांस होगा उसका। एक एसेंशली हिस्टोरिकली दोनों आपस में उनका क्लैश चला आ रहा है, दो पोल्स हैं, दोनों का क्लैश है, तो वो कभी भी जो है वो अमेरिकन साइड जो है वो नहीं लेंगे। ठीक, रशिया का डेफिनेटली इंटरेस्ट है, बिकॉज जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं उसके ऊपर अगर असर पड़ता है तो उनकी इकॉनमी को असर पड़ता है। अब जो बातचीत चलती रही है कि शायद ब्लॉक जो है वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान का ब्लॉक बने, पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस की है। 2014-15 में जो है वो एग्रीमेंट ऑफ ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन जो है वो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो साइन हुआ, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट एंड अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज वही एक बेसिस है जिसकी ऊपर जो है वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, तमाम MOUs, तमाम एग्रीमेंट। चलिए, आपने अब रशिया के साथ पाकिस्तान के मामलात का जिक्र छेड़ा, ये फरमाइए कि पाकिस्तान और ये जो रशिया के दरमियान जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील होने के क्या इम्कान है, स्कोप क्या है इस एग्रीमेंट का? देखें, लुक ईस्ट की पॉलिसी जो है, जो पाकिस्तान की पॉलिसी में एक शिफ्ट नज़र आना शुरू हुई, इट इज़ अ गुड स्टेप टूवर्ड्स दैट कि वो एग्रीमेंट जो है वो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन 80s में क्रिएट हुई, और उस वक्त जो रिलेशंस में एक दूरी आई, तनाव पैदा हुआ, तो इस तनाव को मेरा ख्याल है 90% जो है वो इस एग्रीमेंट की बेसिस के ऊपर जो है वो हम इसी वजह से हमने पिछले लेन देन कर लिए ताकि पिछला स्लेट साफ करके हम नए ताल्लुकात को और रशियन साइड के ऊपर भी, पाकिस्तान साइड के ऊपर भी, चाइनीज साइड के ऊपर भी ये एक रियलाइजेशन है कि वाई वी शुड लुक टुवर्ड्स वेस्ट। जब आप अपने नेबर्स के साथ और एक्सटेंडेड नेबर्स के साथ जो है वो अपने मामलात अगर ठीक कर सकते हैं तो आपको 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक, जबकि वो कभी भी हमारे रियल फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं हो सकते। ठीक, अब अच्छा ये फरमाइए कि ये जो एक लुक ईस्ट की पॉलिसी का आपने जिक्र किया, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जो ब्लॉक बनने की बात होती है जी कि पाकिस्तान, चीन,
रशिया और जो वस्त एशियाई रियासतें हैं, अगर ये मिल के एक ब्लॉक बना लें तो ये एक ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजिकली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन सकता है, इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है। इसके क्या इम्कानात देखते हैं, और आपके ख्याल में जो हमारे जो सोचते हैं इन मौज़ूआत पर और हिकमत अमली तरतीब देते हैं, वो इदारे इसको कैसे देखते हैं? देखें, जो हम बात जब करते हैं कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसका जिक्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा मेले वकू इसका बड़ा हम है, जो ज्योग्राफी नहीं जानते वो शायद इसको ये कह सकते हैं कि शायद ये एक एकेडमिक बात है, जबकि एक रियलिटी है। गवादर पोर्ट जो है वो उसका एक लिंचपिन के तौर पे जो कि गर्म पानियों को रसाई देता है। अब वो जंगों का ज़माना नहीं रहा, इकोनॉमिक वारफेयर है, इट्स इकोनॉमिक वारफेयर। आपने अगर सस्टेन करना है मुल्क को तो आपको अपनी मीशत जो है वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। रशिया को एक एक्सेस चाहिए, चाइना को एक्सेस चाहिए, और अगर वो एक्सेस पाकिस्तान के थ्रू मिल रही है तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल दी कंट्रीज़। और वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अगर उनको भी इस कॉरिडोर में शामिल किया जाता है तो ना सिर्फ ये कि पूरा रीजन फ्लरिश करेगा इकोनॉमिकली, और हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ जो है वो मोस्टली मुस्लिम स्टेट्स हैं बीच में। हिस्टोरिकली आप देख लें, चेचन्स देख लें, दूसरे जितनी भी रियासतें हैं स्टेट्स जो है वो तो एक वो जो इस्लामिक बॉन्ड है वो तो वहाँ पे मौजूद है, वो अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ हमने उसको एक्सप्लॉइट करना है। बट एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन इंटरेस्ट। तो अब वो कॉमन इंटरेस्ट क्या है, दैट इज़ इकोनॉमी। और अगर उसके लिए उसको बेंचमार्क बनाकर अगर हम आगे चलते हैं तो व्हाई नॉट, हम आपस में तिजारत क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा कि वो फिल्मों में दिखाते हैं कि जी वो मेजर साहब जो बख्शी हैं या मेजर आनंद हैं या मेजर अजय हैं, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ये ऐसी कभी कोई दास्तान इनकी है भी, एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट भी करती है? भारतीय फ़ौज में कुछ जुर्रत व शुजाअत की कोई दास्तानें हैं भी बतौर एक मुखालिफ फरीक के? आपने कभी सुना है किसी मुहाज पर किसी उनके आदमी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉलर का मुजाहरा किया हो और बड़े कुछ झंडे गाड़े हो, कोई ऐसा किस्सा? चूँकि ज़ाहिर है फ़ौजी तो आपस में डिस्कस करते होंगे ना कि यार फ़लाँ मुहाज पे ये बड़ा हुआ था और इस तरह की एक सिचुएशन थी। देखें, इन्हें जो कि हैंड भी या नहीं पंजाबी में अगर हम इसको वन मस्ट गिव द डेविल इज ड्यू। एक दुश्मन है, अगर आप दुश्मन को उसका ड्यू नहीं देते तो शायद आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। सो नो द एनिमी। अगर आप दुश्मन को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और जाहिर है जब जंग होती है, इवन मुशरिकीन के टाइम के ऊपर भी जब मुसलमानों के सामने वो आते थे तो उसमें भी बड़े बहादुर थे। अब इंडियन साइड के ऊपर आप देख लें तो दे हैव बिग नेम्स जिन्होंने अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो बड़े काम किए। जनरल मानिक शाह का नाम आपने सुना होगा, इस तरह और भी हैं, अभिनंदन को छोड़ के नहीं। तो वो जो मुझे ये बताइए कि वो जो वीडियो जारी करते थे, वो अब पता नहीं वो अब है फौज में या नहीं है, वो जो कहता था हमें दाल से रोटी खिलाई जाती है, दाल भी थर्ड क्लास होती है, कई कहते हैं हमें छुट्टी दे दें, वो छुट्टी नहीं मिलती जो कश्मीर में लगे हुए हैं, वो भी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो भी रियलिटीज़ हैं। जो आपने वो इंडियन एक्टर्स की बात की जो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं, देखें वो एक फिक्शन है, मोरल बूस्ट करने के लिए, वो हिंदुत्व और उस एजेंडे को प्रमोट करने के लिए चीज़ें हैं। बगल में छुरी मुंह में राम। तो मर्द वो है जो आमने सामने आके मुकाबला करे, तैयारी करते हैं, साजिश करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और ऐसे दुश्मन के साथ डील करना बड़ा मुश्किल होता है। So you have to keep your wits about, ये एग्जैक्टली उस तारीख पे पूरा उतरते हैं और आपने अपने विट्स को बिल्कुल हाजिर रखना है और उसको अकॉर्डिंगली डील करना है। मेरे ख्याल में अगर हम तारीख देखें तो कुछ इनके सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर जो कि जंगजू हैं, मराठा हैं, वो मतलब हिस्टोरिकली पीछे से चले आ रहे हैं। आप मुगलों के दौर में देख लें, आप उससे पहले भी देख लें, लेकिन उसके ओवरऑल जो है वो एक बनिया कौम है जो कि आपको किसी भी टाइम धोखा
उससे आपको मार दे सकते हैं, लेकिन जंगजू नहीं है। आपने बात की तो लेट मी पुट इट वेरी क्लियर, जो हम सोचते हैं कि जी हमारी शायद 6-7 लाख पाकिस्तानी फ़ौज है, उनकी जो है वो इट्स मोर नंबर, फिर उनके पास फ्रिगेट्स हैं और उनके पास तो 18 लाख क्या है। लेकिन आपने अपने आप को अगर स्ट्रेटेजिकली बैलेंस किया है, देखें 84 में 86 में क्रिकेट डिप्लोमेसी, आपने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बैलेंस किया। उसके बाद आपने जब ये 28 मई को इंडिया ने उससे पहले धमाके किए, तो 28 मई को आपने धमाका किया, यू वर रेडी, दैट्स व्हाई यू वर एबल टू डू इट। तो अपने आप को हमेशा पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली बैलेंस किया है, एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इंडियन वीकनेस क्या है जी? वो दुश्मन गर्दानते हैं पाकिस्तान को, तो भाई आपने इतनी बड़ी फ़ौज क्यों रखी हुई है? यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड चाइना एज योर एनिमी, एज नंबर वन एनिमी। तो अब यहाँ पे आके उनको डायलेमास जो है वो पेश हो रहे हैं। सो दिस इज़ इन बिटवीन द लाइंस एक बात है कि हमने अपने दुश्मन को सही आइडेंटिफाई किया और वो कहते हैं कि हम हाँ तुम हमारे दुश्मन हो, ईस्टर्न साइड दिस इज़ द एनिमी, बिल्कुल ठीक, और हम अकॉर्डिंगली अपने आप को उसके लिए तैयार रखते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं। इन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो निकाला, हमने अपने आप को उसके खिलाफ जो है वो बैलेंस किया। चले इस पे सवाल कर लेते हैं, मैं इसी तरफ आ रहा था, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की आपने बात। हमारे यहाँ अभी बहुत आम नहीं है, लेकिन चलें इसको मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। जो कहा जाता है कि नसर मिसाइल जो है वो बेसिकली उसने बेड़ा गर्क कर दिया है और उसने तिया पांचा कर दिया, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इज़ नो मोर। अब उनको मज़ीद कुछ और थिंक करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई मिसाइल जो इतनी कम बुलंदी पे एटॉमिक वारहेड ले जाके रेडार से नीचे परवाज़ करके और इतनी छोटी फासले पे मार कर सकता है, ये उनकी स्ट्रेटजी में कभी भी नहीं रहा, बल्कि दुनिया में कहीं नहीं रहा। जब कोल्ड स्टार्ट आया तो आपने टैक्टिकल वेपन्स का कहा, एंड नोबडी कुड थिंक यस कि जी के टैक्टिकल वेपन्स भी जो है बनाए जा सकते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं और डिलीवर भी किए जा सकते हैं। सो वो हतफ से लेकर जो पहला आपने वो शुरू किया और आपने जवाब में कहा कि हमारे पास हतफ है, और कोल्ड स्टार्ट में आपने कहा कि जी ठीक है, फिर फाइन टैक्टिकल फिर इस तरफ आ जाते हैं। तो आपने अपने आप को न्यूक्लियर साइट के ऊपर, तो अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, एंड पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ इन वेरी सेफ, एंड दैट्स द मैक्सिमम आई कैन से। पाकिस्तान इस वक्त महफूज तरीन हाथों में है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी बेहतर फ्यूचर की तरफ देख रहा है। जो खिते की सूरत हाल है, और अगर सी पैक के रास्ते में ये रुकावटें न खड़ी की जाती, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने अभी फरमाया कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन तो हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया, उसके पल्ले तो हमने अब कुछ छोड़ा नहीं है। अब सिर्फ पाकिस्तानियों को अपना इखलाकी तौर पर अपने आप को बेहतर करना है, ताकि हम अच्छे मुस्तकबिल की जानिब एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर आगे चल सकें। ये हाथों में हाथ डालना मैंने मुहावरे में कहा है, वरना आजकल जो हालात हैं कोरोना के, उसमें हाथों में हाथ नहीं डाले जा सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब को फिर किसी दिन किसी मौजू पर ज़हमत देंगे, तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, अल्लाह ने के बाद।